के शिविर में आप सबसे मिलने आए हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि विधि क्या होती है, इंग्लिश में कहा जाता है कि लॉ इज जनरल रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। हमारे सामान्य आचरण के कुछ नियम होते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके कुछ नियम होते हैं, और वही जो है वो विधि कहलाती है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जैसे आप इस स्कूल में कुछ नियमों का पालन करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही विधि होती है। और उसी समक्ष हम आप सबसे मुखातिब होने आए हैं, और आदरणीय सर फिर आगे मार्गदर्शन करेंगे किस प्रकार से आपको विधि साक्षरता के बारे में। देखो मैडम जो है यहाँ पर सीनियर मजिस्ट्रेट हैं, है ना। आप जो बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ, तो मैडम ने बड़ा संघर्ष किया, बहुत मेहनत की, और फिर मजिस्ट्रेट साहब बन करके जो आप लोगों के बीच में बैठी हुई हैं, है ना। तो मैडम के लिए पहले ताली बजाइए। और मैडम जो है आप लोगों को पढ़ाया भी है मैडम ने, आपके स्कूल में नहीं, आप जैसे बच्चों को दूसरे स्कूल में लगातार 8-10 साल जो है मैडम ने टीचिंग का भी जॉब किया है ना। और फिर बाकी आपको मैडम आपसे इंटरेक्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मेरा नाम गीता हुई है और मैं वर्तमान में यहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊवत में पदस्थ हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ी मतलब विधि से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो समाज में सभी लोगों को जरूरी है सीखने के लिए, या अपने साथ कुछ गलत हो तो उसका विरोध करने के लिए। ठीक है, आप लोग जैसे हमेशा आते जाते हो स्कूलों में, बहुत से ऐसी है बच्चे लोगों जिनको जानकारी नहीं रहती कि उनके साथ गलत होता है, और जाने अनजाने में वो इस चीज़ों को अपने घर वालों को झिझक के मारे बता नहीं पाते। ठीक है, जब भी तुम्हारे साथ अगर ऐसा कोई गलत होता है या कोई मतलब तुमको गलत कोई नज़र से देखता है या गलत ऐसी बातें करता है, तो उस चीज़ का तत्काल आप लोग विरोध करें। अपने शिक्षकों को, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, जो भी बड़े हैं उनको उस चीज़ की जानकारी दें। और जैसे मोबाइल वगैरह चल रहा है आजकल, मोबाइलों में भी गलत मतलब लड़कियां लोग गलत संगत में पड़ जाती हैं। कोई गलत लोग मतलब बर्बाद करने के उद्देश्य से कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे उठपटांग मैसेज करते हैं या फफ्तियाँ करते हैं, तो इस विषय में भी आप खुलकर अपने घर वालों से या अपने बड़ों से बोलो। आपके शिक्षक है या आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका आपको छूना या टच करना या कुछ बोलना आपको गलत लगता है, तो आप मतलब उस चीज़ का विरोध करो। मैं इतना समझाना चाहती हूँ कि जैसे कई बच्चियाँ हैं जो जाने अनजाने में ये चीज़ों को विरोध नहीं करती और आगे चलकर वही उनके लिए मुसीबत, बड़ी मुसीबत बन जाती है। ठीक है, मैं आगे आप सबको मेरा नमस्कार। आप ये समझ ही चुके हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, और बेसिक चीज़ें हैं। लॉ जटिल सब्जेक्ट है, विषय जटिल है, लेकिन जैसा कि सभी ने बताया कि ये जो समाज को अच्छा लगता है या बुरा लगता है उसी के हिसाब से कानून भी बनता है ना। आप बहुत छोटे हैं, बहुत सारी जटिलताओं को आप नहीं समझेंगे। सीधा मतलब ये है कि आपको अभी से जो ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके बारे में आप किसी से कह नहीं सकते, जिसके बारे में आप किसी से बता नहीं पाते हैं, घर पे बहुत डरते हैं, उन्हीं समस्याओं को समझाने के लिए हम आपके पास आए हैं। देखिए, यहाँ पे आप अभी बहुत छोटे हैं और बहुत लोगों का बिहेवियर भी नहीं समझ सकते हैं उनके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आपके सहपाठी, आपके वरिष्ठ या घर पे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको कभी असहज करेगा, आपको ऐसा महसूस कराए कि आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, या फिर आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार या ऐसे विचार रखें, उन्हीं चीज़ों को बस कहने के लिए, बताने के लिए हम आपके पास आए हैं कि वहाँ आप झिझके नहीं। आप अपने वरिष्ठ टीचरों को, अपने घर पे या अन्य किसी भी लोगों को, या फिर समझ में ना आए कि पुलिस क्या होती है या न्यायालय क्या है, तो डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं न्यायालय में अगर आपको ऐसा लगे तो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोग इनको कहने में डरते हैं, पर गुड टच, बैड टच, खास करके
लड़कियों को और लड़कों को भी ये समझना पड़ेगा। ये ऐसे चीजें हैं जो कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। किसी का छुआ हुआ, किसी का कहना कुछ आपको कभी असहज महसूस हो तो इसका बिल्कुल विरोध करिएगा और हमेशा आवाज को अपने दबा के मत रखिएगा, कहिएगा अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, ताकि आपको जो बेसिक समस्याएं होती हैं उनका निदान हो सके। बाकी साहब आपको कुमार जैन सर, साथी मजिस्ट्रेट गण, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं आप सभी के लिए, आपके लिए, आपको कुछ ऐसे अनुभव बताने के लिए जो हमने अपने जीवन में देखे हैं। क्योंकि आज जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कभी हम लोग भी ऐसे ही बैठते थे, हम लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते थे। जो हमारे वरिष्ठ थे या जो हमारे परिचित जो लोग थे वो आते थे, हमें अपने जीवन के अनुभव बताते थे और हम प्रयास करते थे उन्हें सीखने का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आप लोगों ने सोचा है कि आप कुछ बनना चाहते हैं? डॉक्टर कौन बनना चाहता है? इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एस्ट्रोनॉट, वकील, चलो वकील, जज बनना चाहता है कोई? कौन बनना चाहता है? हाथ ही उठा लो, हाथ ही उठा लो। तो सबसे पहले जैसे कि अभी लॉ की बात थी, कानून की हमने बातें की, तो इसको अगर हम सहज रूप में देखें तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब यह है कि हम प्रक्रियात्मक विधि की अगर हम बात करें तो वो तो एक अपना एक अलग पहलू है। हम अपने जीवन में सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, घर जाते हैं, खेलते हैं, एक हमारे जीवन का एक सिस्टम है। दिस इज ऑल्सो लॉ, है ना, जो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। हर वह बात जो हमें डिसिप्लिन सिखाती है और डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, वो देखा जाए तो लॉ होता है। और ये सिर्फ हम लोगों में नहीं, पशु पक्षियों में भी होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे चींटियों से, आंट से हम अगर देखें, वो हमेशा लाइन में चलती हैं, कोई भी काम करती हैं टीम वर्क में करती हैं, हर प्रक्रिया से करती हैं। तो ये उनके लिए भी बेटा एक लॉ होता है ना। अब जैसे जैसे समाज में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे आगे क्लासेस में जा रहे हैं, तो जिंदगी में हमसे कहा जाता है कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा आप पढ़ाई तो कीजिए, इसके साथ साथ बेटा आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे बढ़िए। एक्टिविटीज जैसे आप म्यूजिक में आगे बढ़िए, आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़िए, आप योगा में आगे बढ़िए, है ना। जैसे बड़े बड़े अब जब आप लोग 11th-12th के जो बच्चे हैं, आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज के मामले में, एक्सरसाइज वगैरह में आगे बढ़िए, क्योंकि स्टडी तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ ही जब हम अदर करिकुलम एक्टिविटीज करते हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व को निखारती है ना। और जब वो व्यक्तित्व में निखार आता है तो निश्चित रूप से उसका जो रिफ्लेक्शन आता है हमारी स्टडीज में भी आता है। अपने आप हमारे आचरण, हमारा जो नेचर है उस लेवल का होता है कि हम अपने काम को भी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं और दूसरों को इंस्पायर भी कर पाते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात है मोबाइल, लैपटॉप, है ना, टीवी वगैरह हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसमें एक बात ये आती है, हमारा डिस्क्रिप्शन होता है, ये विवेक होता है कि हम किस तरह की चीजों को आत्मसात करें। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में हमें हर तरह की चीजें मिलती हैं, है ना। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ बुक्स लेते हैं, है ना, वहाँ पे हम एंटरटेन, उसके साथ ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हर बार मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप इंग्लिश अपनी बहुत अच्छी करें, हिंदी तो अच्छी करें, जाहिर सी बात है हमारी मातृभाषा है, उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है बेटा आज वो इंग्लिश है ना। तो हिंदी जितना आप मेहनत करते उतना ही आप इंग्लिश पर भी ध्यान दें, उतना ही अच्छा पढ़ें, उतनी ही अच्छी अपनी ग्रामर करें। जितनी अच्छी ग्रामर, जितनी अच्छी इंग्लिश होगी, जितना आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, न्यूज़ चैनल्स, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, तो आपकी ये चीज़ विकसित होगी। आप अपना मैथ्स अच्छा करें, मैथ्स का आप अपनी कमांड अच्छी करें, ये आपका जो है एकेडमिक्स जो स्तर है वो अच्छा होगा। सेकेंड पॉइंट, आप लोग योगा की तरह, योगा वगैरह आप लोग करवाते हैं सर, सेशन होते हैं योगा के, कभी कभार योगा के या जो स्पोर्ट्स वगैरह, पीटी वगैरह, आप लोग योगा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कल्चरल एक्टिविटीज जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, आप इस पर ध्यान दें, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाती हैं। ठीक, उसी के साथ साथ जिस तरह जीवन में हर चीज अच्छी नहीं होती बेटा, उसी तरह समाज में भी हर चीज अच्छी नहीं होती। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें सामने वाला भी वैसा ही अच्छा व्यक्ति है, बट ये हर बार सही नहीं होता, है ना। तो व्यक्ति को पहचानना, उसे समझना सीखें।
ये वो लोग होते हैं जो हमारे आसपास ही रहते हैं, चाहे वो आपके भाई के रूप में हो, चाहे आपके किसी रिश्तेदार के रूप में हो। स्पेशली बेटियों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आजकल लड़कों के लिए भी कुछ हद तक ये चीज़ें लागू हो रही हैं, जिस तरह से हम समाज में गतिविधियाँ देख रहे हैं बेटा। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमसे अगर बात कर रहा है तो किस सेंस में कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है। अगर वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा पड़ोसी है, पड़ोस वाले भैया है, पड़ोस वाले अंकल हैं, जो भी XYZ है, तो उनका सेंस क्या है, वो बातें क्या दो अर्थों में कर रहे हैं, उनकी नजर किस तरह की है, वो किसी गलत तरीके से हमें हाथ लगा रहे हैं। तो इस स्थिति को आपको समझना चाहिए, और अगर ऐसा है तो इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। आप अपने टीचर्स को बताएं, अपने माता पिता को बताएं। हो सकता है आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसके साथ वास्तव में ऐसा हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा है तो इसका आप लोग खुलकर विरोध करें, अपने माता पिता को बताएं। कई बार ऐसे लोग आपको डराते धमकाते भी हैं, तो ऐसे जो चीप लोग होते हैं, इन लोगों की बातों में कोई दम नहीं होता बेटा, ये सिर्फ डरा धमका ही सकते हैं। इनसे आप लोग बिल्कुल ना डरें, और ऐसा कुछ गलत होता है इसका आप लोग पूरा पूरा विरोध करें। उसी के अलावा आपका अगर कोई साथी इस तरह से परेशान है, या किसी बच्ची को आपके जो सीनियर्स हैं या किसी बच्चे को इस तरह से परेशान होते देखते हैं, तो आप लोग उनकी मदद करें, क्योंकि आप लोग एक टीम है, आप लोग साथ में सभी लोग पढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ें। और सबसे ज्यादा मैं इस बात पर बात को आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना चाहूंगा कि अपने जो एल्डर्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें और उनकी बातों पे ध्यान दें, क्योंकि उनको ये शौक नहीं है कि आपको कोई बात दें, या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ज्ञान दें। आज हम लोग भी अपना मतलब कोर्ट का काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं, है ना। क्यों आए हैं? आप लोगों के लिए आए, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कर पाए, है ना। तो अगर आपसे कोई बात कुछ कहता है, आपका हितैषी है, तो उसकी बात को आप लोग ध्यान दें कि वो कुछ उसका अनुभव है, उस चीज से वो गुजर चुका है, इसलिए वो आप लोगों को कह रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई शिकायत है, शिकवा है, तो खुद से आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे कह सकते हैं। और टीचर्स को भी मुझे लगता है इन चीज़ों को वेलकम करना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप लोग करते भी होंगे, नो डाउट, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारे ही बच्चे हैं, इनका हमी को भविष्य संवारना है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बेटा मैं कहूँगा कि हमेशा बहुत मेहनत करें, म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ें, और अपने टीचर्स का हम सभी का नाम रोशन करें। थैंक यू। आइए आप। परम सम्मानित यहाँ पे न्यायाधीशगण, विद्यालय परिवार एवं प्यारे बच्चों, इतने बड़े महान विधि विशेषज्ञ, न्यायविद और जो संविधान विशेषज्ञों के बीच में मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। आपको एक मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, मैंने खुद लिखा है। इस कविता के माध्यम से आपके पूरे अधिकार समझ में आ जाएंगे कि आपके क्या क्या लगता है। बस तो देखिए बच्चों के लिए हमारे संविधान ने सबके लिए अधिकार दिए गए हैं। बच्चों के लिए खासकर 5 अधिकार दिए गए हैं जो मैंने पढ़ा है। पहला है राइट टू एजुकेशन, दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन, तीसरा है राइट टू इक्विटी, चौथा है राइट टू लाइफ एंड पांचवा है राइट टू स्पीच। ये 5 अधिकार बच्चों के लिए दिए हैं हमारे संविधान में। तो ये 5 अधिकार मैंने छोटी सी कविता में सजोने की कोशिश किया है, आप सुनिए इसको। हम लाए संविधान से कुछ विधि निकाल के, इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। हम लाए संविधान से कुछ विधि निकाल के, इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। ये है विधान सूत्र जो बड़े कमाल के, इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। अधिकार सूचना पे ध्यान पहला है खींचा, उत्तर की पुस्तिका में काम हो कहीं नीचा। है तुम्हें अधिकार देख लो निकाल के, इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। हम लाए संविधान से कुछ विधि निकाल के, इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। तुमसे न किसी भेदभाव से न वास्ता, दे विधि
इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के, हम लाए संविधान से कुछ विधि निकाल के। इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के, 6 वर्ष से अधिक हो बाल या हो बालिका, शिक्षा समान फ्री मिले 14 के साल का, सबको पढ़ा रही यहाँ सरकार पाल के। इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के, जीवन की सुरक्षा का ये अधिकार है मिला, हर एक पनिशमेंट बैन ना कोई गिला, अब सब शरीर दंड रख दिया है डाल के। इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। अंतिम अधिकार, स्पीच का अधिकार एक है यहाँ दिया, हो मन का समाधान जो उपकार है किया, स्कूल में पढ़ो तो खूब बोल बाल के। इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। इसको सुनो बच्चों बिना कोई सवाल के। धन्यवाद। दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ क्षितिज जी हैं जिन्हें सबसे पहले बोला, उसके बाद दूसरी तरफ युवराज जी हैं। युवराज जी अपने बैच के टॉपर हैं, अभी अभी आपने 2-3 महीने पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है और क्षितिज जी उनके साथ में ही सिलेक्ट हुए हैं। दोनों ही मजिस्ट्रेट साहब अभी अभी पढ़ाई करके मजिस्ट्रेट बने हुए हैं। आशीष जी और राहुल जी दोनों जो मेरे जस्ट बाजू में बैठे हैं, दोनों अपने विधिक ज्ञान के साथ साथ आशीष जी जैसे बहुत अच्छे गायक भी हैं, अच्छी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, साथ ही साथ क्रिकेट में इनका बड़ा अच्छा रुचि रहता है। राहुल जी जो है अभी हमारे एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है सारे जजेस की भोपाल में, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के सारे जज साहब आएंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के सभी जज साहब आएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ जज साहब आएंगे। वहाँ पर आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी है ना, पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी वाली है, मुंशी प्रेमचंद की, पढ़िए कि नहीं पढ़िए? तो उसका ड्रामा जो है आप वहाँ पर अपने साथियों के साथ करेंगे। साथ में आप तबला वादक बहुत अच्छे हैं, गीत संगीत में आपकी भी बहुत अच्छी रुचि है। मैडम गीता उइके जो है वो आपको वैसे ही मैं बता चुका हूँ कि 10 साल आपने अध्यापन का कार्य किया है, आप लोगों छोटे बच्चों को पढ़ाया है और फिर मजिस्ट्रेट बने। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको केवल एकांकी जीवन नहीं जीना है। एकांकी जीवन से मतलब सिर्फ हम पढ़ने वाले कीड़े नहीं हैं, ठीक है ना। हम स्टूडियस हो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपना चहुमुखी विकास भी साथ साथ करें। हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इवन सोशल सभी तरफ हमारा विकास हो, सभी पहलुओं पर हम सोचें और इन सभी चीजों पर हम तब सोच सकते हैं जब हमारा मन और शरीर स्वस्थ होगा। यदि हमारा मन विचलित है, हमारे मन में बार बार कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर हम ना पढ़ पाएंगे, ना खेल पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना मित्रता निभा पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में उठने वाले उन सवालों के जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? वो सवाल क्या होते हैं जिनके जवाब हमें किताबों में नहीं मिलते, उनके जवाब मुझे क्लास में नहीं मिलते, उनके जवाब हमें टीचर से भी नहीं मिलते, और सबसे बड़ी बात तब दुखद होती है कि उनके जवाब मुझे हमारे परिवार के वरिष्ठों से भी नहीं मिलते। जैसा कि हमारे सभी साथी जजेस ने बताया, आज हमारे यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन आप लोगों के साथ न केवल बातचीत करना है, बल्कि आपके अंदर श्रीवास्तव जी ने जो है छोटे बच्चे यहाँ नहीं बुलाए, शायद इसलिए कि जज साहब लोगों के सामने छोटे बच्चे उद्यम करेंगे, शायद इसलिए कि उन्हें चुप कैसे करेंगे। लेकिन वास्तव में आज मैं जो आया हूँ वो आपके उन छोटे भाई बहनों के लिए आया हूँ। आप लोग उससे थोड़े बड़े हो गए, लेकिन आप भी छोटे थे। आप भी जब 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पढ़ करके आए, तब जाकर के 9th, 11th, 12th पे पहुंचे।
और उस समय जब आप फर्स्ट सेकंड में पढ़ते थे, जब बहुत छोटे थे, जब थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे, तब बहुत बार आपको किसी अंकल ने, किसी भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, परिवार के किसी सदस्य ने जबरदस्ती उठा करके गोदी में लेने की कोशिश की। कई बार आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपके गाल पर किस कर दिया। नहीं चाहा तो जब आपके घर का कोई नहीं है, परिवार का कोई नहीं है, जैसे ही मम्मी पानी लेने गई तभी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आप कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो तो मामा है, वो तो फूफा है, वो मौसा है, वो रिश्तेदार है, वो चाचा है, वो भाई है। किसको मना करेंगे, किसको कहेंगे? मम्मी को कहेंगे तो वो कहेंगी चुप हो जाओ। क्या जवाब देंगे हम कि क्या किया, बता भी नहीं पाएंगे और उसके साथ हम बैठना भी नहीं चाहेंगे। तो वो उम्र भले ही हमारी निकल गई, लेकिन अभी भी हम जिस उम्र में हैं वहां हमें किसी की भी किसी ऐसी बात को सुनने के लिए मजबूर नहीं होना जो हम सुनना नहीं चाहते। आप ट्यूशन जाते हो, सुबह 6 बजे साइकिल से निकलते हो, बाजार जाते हो, कॉपी पेन लेने जाते हो, दोपहर में जाते हो, शाम को ट्यूशन जाते हो, लौटते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से लौटते हो, और कुछ ऐसे गंदे बच्चे, ऐसे गंदे लोग जो हो सकता है आपके पिता की उम्र से भी ज्यादा के हों, दादा की उम्र के भी ज्यादा के हों, या आपकी उम्र के हों, और उनको केवल करना यही है कि आप निकलो और वो गंदा कुछ कमेंट करें। उनको करना यही है कि वो आपको डिस्टर्ब करें। न केवल बच्चियों को, 2012 में जब कानून बना तो कहा कि बच्चे भी उतने ही जरूरी हैं सुरक्षित करना। गंदे काम केवल बच्चियों के साथ नहीं होते, लड़कों के साथ भी होते हैं, बॉयज के साथ भी होते हैं, और उनके साथ तो स्थिति ये है कि वो लड़के हैं, इस कारण वो किसी को कहते भी नहीं। लड़कियां तो एक बार कह भी देंगे, लेकिन वो लड़के हैं ये सोच करके कि मैं किसको कहूंगा कि मुझे किसी ने बैड टच किया, वो और ज्यादा सहम जाते हैं और उस चीज को बर्दाश्त करते रहते हैं। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, जब मैं पिपरिया में था तब वहां 5वीं और 6वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल 11 साल रही होगी। और जब मैंने केस देखा, केस मेरे सामने आया, जब ट्रायल हुआ तो उसमें उस स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा उन दोनों बच्चों के साथ में गलत काम किया जाता था। जब भी वो अकेले होते थे तो नंबर नहीं देंगे, तो तुम्हारी पिटाई करेंगे, तो फलाना, तो ढिमका, तो कह के उनके साथ जब देखो उनको सेड्यूस किया जाता था। उन्हें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया जाता था जो कोई भी बच्चों को नहीं कराना चाहिए। और उन दोनों बच्चों ने आकर जब कोर्ट में गवाही दी तो उनके आंसू निकल रहे थे, और उनने जब बताया कि उनके साथ क्या क्या कुकृत्य जो है एक प्रिंसिपल ने एक टीचर होते हुए उनके साथ किया, और जब उस प्रिंसिपल को सजा हुई तब उसकी आंख से भी आंसू निकल रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, और अभी भी वो 8 साल से जेल में। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी कोई भी घटना कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन उन बच्चों की हिम्मत कि उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, अपने दादाजी को बताया, माँ को नहीं बता पाए, पिता को नहीं बता पाए, दादाजी को भी डायरेक्ट नहीं बता पाए। उनका जब कोई कजिन उस गांव में आया, गांव की घटना थी, तो उस दोनों बच्चों ने कजिन को बताया, अपने भाई जैसे सह उम्र वाले को बताया, और जिनने बहुत अच्छा किया कि तुरंत जाके दादाजी को बताया, और दादाजी को जैसे ही पता चला तो दोनों बच्चों को लेकर के स्कूल पहुंचे। पहले तो प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाया, तब प्रिंसिपल ने माफी नहीं मांगी और प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है, जो करना हो कर लेना, तब जाकर के रिपोर्ट। आपको जो मेरे समझाने का मतलब है, जो कहने का मतलब है, वो सिर्फ यही है कि इस प्रकार की घटनाओं से हमें डरना नहीं है। जब भी हमें किसी का कोई भी टच पहली बार ही बुरा लगता है, किसी का पहला कमेंट ही हमें बुरा लगता है, तो उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं। जैसा कि राहुल जी ने बताया कि ऐसे लोग भले ही शरीर में कितने भी बलिष्ठ क्यों ना हो, पद पर बैठकर के कितने भी सशक्त क्यों ना हो, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि ये गलत होते हैं। और जो व्यक्ति गलत होता है वो कभी आपकी सच की सामना नहीं कर सकता, वो आपकी उठाई हुई एक विरोध की आवाज का सामना नहीं कर सकता। जैसे ही कभी आप कभी ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप लौट रहे हो स्कूल से, जा रहे हो कोचिंग पढ़ने के लिए, खरीद रहे हो पेन कॉपी, और किसी ने आपको बैड टच किया, एक चप्पल उतार के उसे मारो,
चिल्लाकर जोर से चीखिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप गलत नहीं कर रहे हो, आप गलत नहीं हैं। और यदि आप चीखते हैं तो ये तय मानिए कि 10 लोग आकर के उसे ही पीटेंगे, आपको नहीं। आपको गलत कोई नहीं कहेगा, बल्कि आपको सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हुई बात उस गुड टच और बैड टच की, जो आए दूसरे दिन, हर तीसरे रोज, हर जगह, इसको जो हम लीगल लैंग्वेज में कहें तो आजकल ईप्स टीजिंग जिसको कहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चों को गलत ढंग से टच करने की प्रवृत्ति जो लोगों की बढ़ती जा रही है, उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय दिए हैं। आपको देखते होंगे कि आप मोबाइल, जैसे कि बताया राहुल जी ने, आप मोबाइल देखते हैं तो बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी पॉर्न साइट्स खुल जाती हैं। मैं, आप लोग बड़े हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, आप नहीं देखना चाहते हो कि गंदी चीजें आपको दिखाई दे, गंदे वीडियोस आपको दिखाई दे, लेकिन आपने सर्च किया कुछ और दिखने लगा स्क्रीन पर कुछ और क्योंकि हम जिस उम्र में अभी आप लोग हैं, वहां पर जिज्ञासा रहती है कि पता नहीं ये नई चीज दिख रही है क्या है, और हम रुचि बस उसको देख लेते हैं। और कई बार क्या होता है, ये देखते हुए किसी और ने आपको देख दिया जो कि आपको मिसयूज करना चाहता है, तो फिर वो आपको उससे ब्लैकमेल करने लगता है कि हम ये सबको बता देंगे कि आप ऐसी चीजें देखते हो। तो हमसे कभी कोई गलती हो भी जाए तो पहली बात तो ये कि गलती को मान लेना सबसे अच्छा है, और उस गलती को जाकर के अपने माता पिता को, भाई बहन को, जो भी आपका फ्रेंडली है, उसको जाकर के बता देना चाहिए, ताकि आपको ये डर खत्म हो जाए कि अब वो आपको ब्लैकमेल करेगा। पहले तो गलती हो गई तो अपने ही परिवार में जो आपका विश्वसनीय है, ताकि आपको ये संबल रहेगा कि कभी वो किसी को कहेगा तो आप भी कह दोगे कि हमने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, चाची को, मामा को, फूफा को, जो भी आपका है, जिसको आप पर भरोसा, जिस पर आपको भरोसा है, उसे आपने बता दिया। तो आपको उस गलती के कारण दूसरी गलतियां करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। तो जब भी ये बैड टच गुड टच की स्थिति हो, जब भी आपको इस तरीके से मोबाइल की स्थिति हो, और आजकल क्या है, व्हाट्सएप सभी के पास होते हैं, फेसबुक पे सभी होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सभी आने लगे हैं। अभी अपन नए आए हैं, अच्छी बात है, आ जाते हैं तो हमारी मित्रता भी होगी। हम जब कोई हमें अच्छा लगेगा, किसी से बात करना अच्छा लगेगा, ह्यूमन नेचर होता है। मुझे भी अच्छा लगता है अपने साथियों से बात करना। कई बार हमारे जो मित्र हैं उनसे दोस्ती खत्म हो जाती है, वो बात नहीं करते, कभी उनसे जो है टाइम नहीं मिलता है, तो फिर हम अपने वर्चुअल जो आपकी लाइफ है, जो मोबाइल में हम जीते हैं, उसमें एंट्री कर लेते हैं, उसमें किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, उसको फिर हम अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है वहां, यहाँ तो बैठे हैं, ये बहन जो बैठी है ये इनको जानती है कि ये हमारी सहेली है, ये बहन ये भी जानती है कि पीछे जो बैठा है वो हमारे स्कूल में पढ़ने वाला अच्छा या बुरा लड़का है। लेकिन जब हम वर्चुअल लाइफ में जाते हैं, वहां हम नहीं जानते कि जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में है कौन। जानते हैं क्या, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम रोज मिलते हैं, जिनको हम पहचानते हैं, जो हमारे परिचित हैं, उनको तो हम समझ सकते हैं कि इसने अच्छा है कि बुरा है, कि सिगरेट पीता है कि बीड़ी पीता है, कि अच्छे काम करता है कि गंदे काम करता है, कि इससे दोस्ती करना है कि नहीं करना। लेकिन जब हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर जाते हैं और 25-50 हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और उसमें से किसी की शक्ल अच्छी लगती है, किसी की डीपी अच्छी लगती है, किसी के पोस्ट अच्छे लगते हैं, तो हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। और जब दोस्ती कर लेते हैं तो आजकल सबसे बड़ा खतरा जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए, वो ये है कि ये आपको अपने चंगुल में फंसाते हैं। कैसे? आपसे पहले दोस्ती करेंगे, फिर आपको आपके हित की बातें करेंगे कि आपको जो अच्छा लगे, आपकी सुंदरता की तारीफ करेंगे, आपकी पढ़ाई की अच्छी बातें करेंगे, और धीरे धीरे जब आपकी दोस्ती हो जाएगी तो फिर कहेंगे अच्छा अपन मिल लेते हैं। आप मना करोगे कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, हम आपको जानते नहीं, बस फोन तक बात ठीक है। तो फिर अच्छा ठीक है, आप अपनी फोटो मुझे भेज दो। आप कहते हैं ठीक है, फोटो भेजने में क्या हर्ज है। एक कॉमन फोटो जो आप बैठे हुए हो अपने परिवार के साथ में, घर में, कमरे में, रूम में, कहीं भी, आपने अपना सिंपल सा फोटो उसको भेज दिया, और धीरे धीरे जब आपने उससे दोस्ती बढ़ा ली, तब उस सिंपल फोटो से लेकर के आपने अपनी पर्सनल फोटो भी उसको शेयर करना शुरू कर दिया। उन पर्सनल फोटोज का, वीडियोस का
है ना। यहाँ मऊगंज जैसी छोटी जगह में आपको जानकर के दुख भी होगा और आश्चर्य होगा कि लगभग 10-12 बच्चे जो 15, 16, 18 साल की उम्र के हैं वो केवल इसलिए सुसाइड कर लिए क्योंकि उनकी वायरल फोटो हो गई, क्योंकि उन्होंने जिससे दोस्ती की उससे मित्रतावश उसको अपनी अच्छी बुरी सारी फोटो भेज दी, उससे वीडियो कॉल कर लिया, और जब उस व्यक्ति की बात उसने नहीं मानी, उस बच्ची ने नहीं मानी, तो उसने वो फोटो पूरे गांव को, शहर को व्हाट्सएप पे सब भेज दी। अब वो बच्चियां अपने आप को ये मानने लगी कि मुझसे पाप हो गया और जाकर कुएं में कूद गई। ये स्थिति बनी क्यों? ये कदम उठाना क्यों पड़ा? यदि उन बच्चियों को ये पता होता कि हमें किसी अनजान व्यक्ति से पहले तो दोस्ती करना नहीं, करनी तो फिर इस तरीके की फोटो भेजना नहीं, इस तरीके का वीडियो कॉल करना, यदि पता होता तो क्या वो ऐसी गलती करती? क्षणिक भावावेश में आकर के किसी के जाल में फंस करके उन 15 साल की छोटी बच्चियों ने अपना जीवन खत्म कर दिया। उनका जीवन क्या वापस आ जाएगा? यदि ऐसी गलती हो भी गई थी तो उनको साहस दिखाना था, उनको जाकर के अपने परिवार में बोलना था कि मुझसे गलती हुई, उसने मुझे इस तरीके से बातों में फंसाया और मैं गलत कर गई, लेकिन अब आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। तो आज वो बच्चे भी आपकी तरह हमारे समाज में रहते हुए अपने भविष्य का जीवन जी सकते है ना। तो आज यहाँ आने का मेरा मूल पर्पस जो है, हम सभी का अपना कोर्ट का काम छोड़ करके आने का ये है कि इन सारी चीजों को, इन टोटो आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति बने तो तुरंत चैतन्य हो जाना है, तुरंत इस चीज के बारे में अंतरात्मा से कि नहीं, जैसा लोग आए थे और उन्होंने मुझे बताया था और हमें इस चीज में नहीं जाना है, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें ऐसा नहीं करना है, वो भी क्या कुछ गलत तो फिर हमें जाकर के सबको अपने परिवार में बता देना, ताकि आगे हमसे गलती ना हो, है ना। बातें बहुत सारी हैं, शेयर भी करना चाहता हूँ, लेकिन समय बहुत सीमित है, वापिस हमें भी कोर्ट का काम करना है। तो अब मैं ये चाहूंगा कि आप जितने बच्चे हमारी आवाज सुन रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास में बैठे हो, कहीं पर भी हो, जिसके मन में भी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात जो आप जानना चाहते हो कानून के बारे में, समाज के बारे में, किसी भी बारे में जो आपको लगता हो कि जिसका उत्तर अभी आपको नहीं मिला है और वो आप ले सकते हो, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, बतौर जज नहीं, आपके मित्र, आपके परिवार के, आपके बड़े अग्रज जैसा भी मान करके, है ना। और हमेशा डर से आगे बढ़ना है ना। वो एडवर्टीज आती है ना, डर के आगे जीत है ना। तो वो एडवर्टीज में डर के आगे जीते, लेकिन जीवन में भी वास्तव में डर के आगे ही जीते, है ना। तो हमें वो पेप्सी और कोला की बोतल पाने के लिए डर से नहीं जीतना छलांग लगा करके, है ना। हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों में जो डर आ रहा है, उन कठिनाइयों से पार पाने के लिए डर से जीतना, ठीक है। तो फिर मैं इसको समापन करूं, और जिसको भी जो जिज्ञासा है, अभी हम श्रीवास्तव जी को माइक दें, उसके पहले कोई भी खड़े होकर के निडर होकर के अपनी बात करेगा और मुझसे बात कर सकता है। थैंक यू। आज विद्यालय में विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मऊगंज न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री डीजे साहब, श्री आदेश जैन साहब, श्री आशीष मिश्रा सर, श्री गीता मैम, श्रीमती गीता मैम, श्री राहुल रामदेव सर, श्री युवराज दीक्षित सर, श्री क्षितिज पवार सर यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अमूल्य समय बच्चों के बीच में शेयर किया, उनको कानून के बारे में, विधि के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। और इस अवसर पर मैं सभी जज साहब लोगों को आभार प्रदर्शित करता हूँ और कार्यक्रम समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। मैं इसको समापन नहीं मानता हूं जब तक आप में से कोई पूछेगा नहीं सर। ये तो क्या हुई, एक तरफा बात हो गई, हमने सुनाया और आपने सुन लिया, ऐसे ही हुआ ना। ऐसे क्लास में भी होता है, पांडे जी ने कविता पढ़ी थी और कहा था कि सवाल नहीं उठाना, और मैं कह रहा हूं कि सवाल उठाओ, है? सवाल उठाने से ही उत्तर मिलते हैं, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। नमस्कार सर, क्या कार्यक्रम हुआ था आज? नमस्कार। आज विद्यालय में मऊगंज विधि सहायता समिति के द्वारा विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री आदेश कुमार जैन साहब और उनकी टीम के अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित हुए और उन्होंने बच्चों को विधि के संबंध में जानकारी दी। गुड टच बैड टच क्या होता है इसके बारे में बताया और बच्चों को ये आश्वासन दिया कि यदि आपको कभी भी किसी तरह की समस्या हो तो एक मित्र की भांति वे उनसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या रख सकते हैं, वे उनकी समस्या का समाधान करेंगे।